अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम, जिसको डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि किताब में रीड किया गया है, इन 1911 लॉर्ड रदरफोर्ड परफॉर्म्ड a classic experiment. He studied that the scattering of the high-speed alpha particles which were emitted from the radioactive metal radium or polonium। तो इससे हमें क्या पता लगा? उसने कहा कि हमें यहाँ पर वो ये कहता है कि अल्फा पार्टिकल्स जो कि बहुत स्पीड से हरकत कर रहे थे, उनको निकाला गया एक ख़ास सोर्स से। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप ये देखें, मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर देखें कि हमारे पास यहाँ चंद एक रेज निकल रही हैं और ये ट्रैवल कर रही हैं दूसरी सिमत के अंदर। तो ये जो ट्रैवलिंग है, ये कहाँ से निकलती हुई रेज हैं? ये है जी बीम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, जिसको हासिल किया गया कहाँ से? रेडियो एक्टिव मेटल यानी रेडियम और पोलोनियम से। अ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल was directed onto the gold foil of 0.00004 centimeter thickness as target through a pinhole in a lead plate। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास ये पार्टिकल्स डाले गए एक छोटी सी प्लेट के ऊपर। मैं थोड़ा सा अगर यहाँ पे आपको समझाना चाहूँ तो ये देखेंगे आप, जब अल्फा पार्टिकल थ्रो किए गए तो जैसे किताब ने लिखा कि वो एक गोल्ड फॉइल पर किए गए। ये हमारे पास एक गोल्ड फॉइल है, एक बारीक तरीन पतरा है, यानी आप ये समझ लीजिए जिसकी जो विड्थ है वो बहुत ही बारीक है। इतनी बारीक है कि इसके अंदर बामुश्किल से एक एक एटम आता है, या कह लीजिए बहुत कम एटम्स की लेयर्स यहाँ पर मौजूद हैं। जितनी एटम्स की कम लेयर्स होंगी उतना हमारे पास नताइज ज़्यादा बेहतर नज़र आएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम यही चीज़ अपनी किताब में देखें तो एटम्स की कुछ लेयर्स हैं 1 2 3 4, यानी इसका मतलब ये है कि जैसे हमें ये मालूम है कि एटम्स हमें आँख से नज़र भी नहीं आते, तो ये जो अगर चार एटम की एक लेयर भी बन जाएगी तो वो लेयर इतनी बारीक होगी कि जिसको देखना भी मुश्किल होगा। लेकिन हमारा असल मकसद यही है कि हम एटम्स की कम से कम तादाद को कंसीडर करें और फिर इसके बाद तजर्बे को मज़ीद आगे लेके चलें। तो बेटे हम आगे पढ़ते हैं तो समझ में ये वाली बात आती है कि a beam of alpha particles was directed onto a gold foil। यानी अगर हमारे पास ये एक बारीक सी फॉइल है और हम इसके ऊपर बखेर कर रहे हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स की, तो अल्फ़ा पार्टिकल किस तरीके से बिहेव करेंगे इस फॉइल में से? ऐसा महसूस होता है अगर हम अपनी नज़रिए से सोचें कि इन पार्टिकल्स को किसी सॉलिड चीज़ से टकरा देने के बाद वापस आ जाना चाहिए। लेकिन एक बात याद रहे कि ये लेयर इतनी बारीक है, जैसे कि हम टिश्यू इस्तेमाल करते हैं, टिश्यू पेपर इतनी बारीक है। तो अगर हम ये समझ लें कि ये बीम एक लाइट की तरह है, तो ये लाइट इसके अंदर से खासी हद तक गुजर जाएगी। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ राय है, लेकिन इस तजर्बे में क्या हुआ इसके बारे में हम सही तरह से जानते हैं। मजीद बुक पर देखिए, अ फोटोग्राफिक प्लेट और अ स्क्रीन coated with the zinc sulfide was used as a detector। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पर एक प्लेट है। सपोज कीजिए ये हमारे पास एक प्लेट है जिसको जिंक के साथ कोट किया गया है। यानी अगर कोई रेडिएशन या फिर वो जो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल है, अगर यहाँ पर आकर टकराई तो टकराने के बाद ग्लो पैदा करेगी या चमक पैदा करेगी, जिससे हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पर वो रेडिएशन पहुँच चुकी हैं या नहीं पहुँच सकी। इसी तरह किताब ने भी यहाँ पे लिखा है वो ये कि व्हेन एन अल्फा पार्टिकल स्ट्रक, टकराते हैं, ऑन द स्क्रीन a flash of the light was produced at the point। It was observed that most of the particles went through the foil undeflected। अब यहाँ पर हम चंद ऑब्जर्वेशंस का जिक्र करेंगे। तजर्बा बहुत ही आसान है। इस एक्सपेरिमेंट को बेसिकली हमने देखा है कि हम अल्फ़ा पार्टिकल को थ्रो कर रहे हैं जो कि एक गोल्ड फॉइल से टकरा रहा है, और टकराने के बाद हमें किस किस्म की ऑब्जर्वेशंस मिल रही हैं, इन ऑब्जर्वेशन का जिक्र हम यहाँ पर करते हैं। जैसा कि इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा दोबारा से देखते हैं कि जिसके अंदर हमारे पास एक सोर्स है जिसको हमारी किताब ये लिखती है
कि ये एक ग्रेफाइट का शेल है, एक खोल है जिसके अंदर एक रेडियो एक्टिव मटीरियल है और यहाँ पर एक होल है। इस होल के ज़रिए से एक बीम जाती है गोल्ड फॉयल के पास। जब गोल्ड फॉयल के पास जाती है तो फिर क्या होता है, हमें देखने को मिलता है कि वो ना तो बिल्कुल सीधी निकलती है, ना वो टकरा कर वापस आती है, लेकिन हमें मिले जुले ऑब्जर्वेशन हासिल होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये जो हमारे पास दिखाया गया है, इट इज़ अ काइंड ऑफ डिटेक्टर। तो जो डिटेक्टर है वो डिटेक्ट करके बताता है कि आने वाली जो रेडिएशंस हैं वो डिफरेंट जावियों पर या एंगल्स पर चली गई। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक नॉर्मल है और यहाँ अगर हम कुछ एंगल्स देखना चाहें तो हमें एंगल्स भी मिल सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक एंगल है, ये हमारे पास एक एंगल है। इसी तरीके से यहाँ से भी देखा जाए तो ये एंगल है, यहाँ से देखा जाए तो ये भी एक एंगल है। तो आप ये देख रहे हैं कि एक सादा एंगल पे नहीं बल्कि कई एंगल्स के ऊपर रेडिएशन डाइवर्ट हो जाती हैं। इससे हमें पता लगता है कि अंदर से कोई हिस्सा खाली है जिसको छुए बगैर जो पार्टिकल्स थे वो आगे निकल गए, और कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ से वो टकराए और टकराने के बाद वापस भी आए। तो हम इन चीज़ों को अपनी बुक से पढ़ते हैं। इट वॉज ऑब्जर्व दैट द मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स वेंट थ्रू द फॉयल अनडिफ्लेक्टेड। ये हमारी एक ऑब्जर्वेशन है और वाकई में ऐसा हुआ कि बहुत सारे पार्टिकल, जैसे कि हमारी किताब ये दिखा रही है, कि वो बग़ैर कहीं पर रुके सीधे निकल आए जैसे वो यहाँ पर चले थे। फिर बुक लिखती है, रदरफोर्ड proposed that the rebounding particle, मतलब वो पार्टिकल जो टकरा कर वापस आए, must have collided with the central heavy portion of the atoms। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एटम में कोई दरमियान में ऐसी जगह भी है जहाँ से वो टकरा कर वापस आ गए, जिसका नाम था न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस एटम में वो ख़ास ज़र्रा है जो खासा सॉलिड है, जिससे टकरा कर कोई चीज़ वापस आ सकती है। On the basis of these experimental observations, Rutherford proposed planetary model similar to the solar system। यानी प्लैनेट जैसे मूव करते हैं एक सोलर सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक सूरज है और उस सूरज के गिर्द बहुत से सियारे हरकत करते हैं। कहता है बिल्कुल इसी तरीके से उस सूरज के गिर्द जैसे हरकत चल रही है मुख्तलिफ प्लैनेट्स की, इसी तरह से अगर हम उस सूरज को मान लें कि वो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के गिर्द चल रही है इलेक्ट्रॉन्स की हरकत। मजीद आगे देखते हैं। फॉर एन एटम इन विच अ टिनी न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय एन अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी वही बात लिखी गई। एटम्स एज अ होल बीइंग न्यूट्रल, देयरफॉर द न्यूक्लियस मस्ट be having the same number of the protons as there are number of the electrons surrounding it। इसका मतलब ये कहने का है कि अगर हम ये मान लें कि जो हमारे पास एक एटम है वो एटम न्यूट्रल ज़र्रा है, यानी उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव की तादाद बराबर है, तो जाहिर सी बात है कि अगर बाहर इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज पाए जाते हैं, अगर उनकी तादाद सपोज कीजिए 3 है, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद भी 3 होगी। इस तरह पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे और ओवरऑल जो चार्ज होगा किसी एटम पर वो न्यूट्रल होगा। मज़ीद आगे अपनी बुक को देखते हैं। इन रदरफोर्ड्स मॉडल of the structure of an atom, the outer electrons could not be stationary। यानी बाहर के जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो स्टेशनरी नहीं है। इफ दे वर they would gradually be attracted by the nucleus till the ultimate fall into it। यहाँ पर एक बड़ी अहम बात समझने आई। समझने वाली बात यह है कि इफ़ देयर वर, अगर यहाँ पर कोई पार्टिकल्स हैं तो वुड ग्रेजुअली बी अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस, तो उसको न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होना चाहिए। टिल दे अल्टीमेटली फॉल इनटू इट, और बिल आखिर उन्हें गिर जाना चाहिए एक न्यूक्लियस के ऊपर। यानी अगर हम यहाँ पे बात समझने की कोशिश करें तो हमें कुछ पता ही चलेगा कि सपोज कीजिए ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है और ये वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है जो इसके गिर्द हरकत कर रहा है, लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन
मुसलसल हरकत करता जाए तो उसका रेडियस छोटा होता चला जाएगा और छोटा चला जाएगा और बिल आखिर वो न्यूक्लियस पर जा गिरेगा। तो ये एक लिमिटेशन थी कि अगर रदरफोर्ड ये कहता है कि एक सोलर सिस्टम की तरह हरकत करने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को बिलाकर न्यूक्लियस पर गिर जाना चाहिए। इसकी कई रीजंस हैं, जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम छोटी सी बात करें, हम ये कहते हैं कि मूविंग ऑब्जेक्ट में एक एनर्जी है, जैसे काइनेटिक एनर्जी है। तो जैसे जैसे कोई शय मूव करती चली जाएगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी लो होती चली जाएगी और काइनेटिक एनर्जी लो हो जाने की वजह से उसका जो रेडियस है वो चेंज होता चला जाएगा। मज़ीद आगे देखते हैं। Therefore, to have a stable atomic structure, the electrons were proposed to be moving around the nucleus in a closed orbit। यानी अब ये कहना हमारे लिए ज़रूरी है कि अगर हमारे पास एक न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन उसके गिर्द हरकत कर रहे हैं तो वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में हरकत कर रहे हैं। यानी इलेक्ट्रॉन अगर हरकत कर रहा है किसी न्यूक्लियस के गिर्द तो वो ना तो किसी किस्म की एनर्जी जज्ब करेगा और ना ही वो किसी किस्म की एनर्जी खारिज करेगा। इस तरह उसकी एनर्जी सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी और इस तरह जो हरकत करने की रफ्तार और उसका ऑर्बिट है वो भी यकसा रहेगा। अब आगे देखते हैं, किताब की लिखती है, इस न्यूक्लियर मॉडल के मुताबिक द न्यूक्लियर एटम ऑफ द रदरफोर्ड वाज अ बिग स्टेप अहेड। यानी एक बड़ा स्टेप था जो लिया गया टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें हमने स्ट्रक्चर्स को पढ़ा एटम के। लेकिन एक बात और भी थी कि बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिमेन अनएक्सप्लेन्ड, और हम नहीं बता सके कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से अपने एटम के अंदर रहते हैं। इस चीज़ के बारे में हम मज़ीद वजाहत करेंगे कि रदरफोर्ड्स प्लैनेट लाइक पिक्चर वाज डिफेक्टिव। यानी हम ये कैसे मान लें कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, क्योंकि ये वाली बात मैं पहले भी समझा चुका हूँ। तो किताब की वर्डिंग में भी ये बात समझते हैं। कहता है एंड अनसेटिस्फैक्ट्री बिकॉज द मूविंग इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एक्सेलरेटेड टूवर्ड्स द न्यूक्लियस। यानी वही कि अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो वो मूव करते 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 बिलाकर न्यूक्लियस पर जा गिरेगा। Therefore, the radius of the orbit electron should become smaller and smaller, and the electron should fall into the nucleus. Thus, an atomic structure as proposed by the Rutherford would collapse. यानी ये एक बात है जिसको हम कहेंगे कि that is called limitation of the Rutherford atomic model। क्योंकि अगर ये बात दुरुस्त हुई तो ये मॉडल दुरुस्त नहीं होगा। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन वाकई में न्यूक्लियस पे गिर जाता है तो हम ये कहेंगे कि एटम ख़त्म हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। एटम कभी भी ख़त्म नहीं होता ख़ुद ब खुद। तो हम यहाँ भी ये वाली बात समझा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते न्यूक्लियस के पास, लेकिन नज़रिया ये कहता है। तो बहरहाल इस बात को मज़ीद जाकर नेक्स्ट टॉपिक्स में भी समझेंगे।